महाभारत में द्रोणाचार्य का किरदार निभाने के बाद शिवपाल को इतनी शोहरत मिली जिसकी उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी। यह एक मैथोलॉजिकल सीरियल था। उसके बाद अमूमन देखा यह गया है कि लोग सोचते हैं कि जो एक हिट हो जाए, जहां सफलता मिल जाए, उसी तरह के किरदार निभाने जाए। महाभारत में द्रोणाचार्य निभाने के बाद शिवपाल जी को धन भी मिला, शोहरत भी मिली, सब कुछ मिला। इसके बावजूद उन्होंने इमेज की परवाह किए बगैर ऐतिहासिक सीरियल चाणक्य से जुड़ना स्वीकार किया। आइए हम इसी पर आज उनसे जानना चाहते हैं कि 30 साल पहले लगभग उन्होंने यह निर्णय किस हिसाब से किया था। शिवपाल जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, मेरा एक बहुत ही साधारण सा सवाल है जी। हर आदमी उस दिशा में भागता है जहां उसे शोहरत मिल रही होती, सफलता मिल रही होती, पर आपने एक रिस्क उठाई, चुनौती स्वीकार की थी, चाणक्य सीरियल में अमात्य राक्षस का किरदार निभाया। ऐसी क्या वजह थी, क्यों किया आपने ऐसा? देखिए, उस वक्त टेलीविजन की शुरुआत थी बिल्कुल से। कोई टेलीविजन बहुत ज़्यादा फ्लडेड नहीं हुआ था इंडस्ट्री के अंदर। सिर्फ दूरदर्शन के ऊपर ही कुछ शोज आते थे, गिने चुने शोज थे। और उन दिनों महाभारत, हमें तो पता ही था कि ये महाभारत का घोड़ा एक ना एक दिन तो गिरेगा ही। महाभारत भी खत्म होगी और उसके बाद कोई नया शो शुरू होगा। तो चाणक्य का एक भव्य सेट लग रहा था फिल्म सिटी के अंदर, और मैं उस भव्य सेट को देख के काफी प्रभावित होता था। बहुत बड़ा सेट था। मेरे ख्याल से फिल्म सिटी के अंदर इतना बड़ा सेट किसी ने भी नहीं लगाया होगा जो चाणक्य का था। तो मैं, सब लोग मुझे कहते थे कि यहाँ एक धारावाहिक बनने जा रहा है, चाणक्य चाणक्य चाणक्य। तो एक चर्चा हो ही जाती है पहले, कुछ भी होने से पहले। तो मैंने भी देखा उस धारावाहिक को, तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं इस शो में काम करूंगा। और यही इच्छा लेकर मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश को मिलने के लिए गया, और वो मुझसे मिलने के बाद बहुत प्रसन्न हुए और बहुत खुश हुए। उन्होंने वैसे कसम खाई हुई थी कि मैं महाभारत के किसी भी कलाकार को चाणक्य के अंदर काम नहीं दूंगा, ऐसा उनका मानना था। लेकिन पता नहीं उनको, उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि अमात्य राक्षस का रोल आपसे खूबसूरत कोई बना सकता है, कर सकता है। तो मैंने ये भी कहा कि, मैंने कहा सर, इसमें सर पूरे मुड़ाने हैं, बाल वाल कटवाने पड़ेंगे, सब कुछ। बोले नहीं, अगर आपको चाहिए तो हम आपके लिए विग की व्यवस्था कर सकते हैं, बॉल्ड विग में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं है, जो ओरिजिनल में मजा है वो आर्टिफिशियल में मजा नहीं है। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं अपने बाल कटवाऊंगा। और उन दिनों मैंने ना देखा ना ताव देखा, मैंने अपने पूरा बोल्ड को बाल जो है मुंडवा डाले। कलाकार था, नया नया था, हीरो के रोल थे मेरे सामने, और उस वक्त कोई भी कलाकार अपने आप को पूरा बोल्ड हो जाए, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और मैं हो गया। और मैं डेली, ऐसा नहीं था एक दिन हुआ, डेली जब मैं सेट पे जाता था तो मेरा बार बार मेरा वेट करता रहता था कि सर आ रहे होंगे। और आते था, मैं बैठ जाता था, और वो आके पूरा मेरे हेड को पूरा साफ करता था, पूरा क्लीन करता था। और मेरी हेड जो थी चमकती थी उसमें। और ये बता दूं मैं कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने जो उसके अंदर डायलॉग्स रखे थे वो संस्कृताइज ज्यादा थे, जो सभी कलाकारों को बोलने में काफी तकलीफ देते थे, और एक उसमें ठहराव नहीं पा पाते थे। कहीं ना कहीं से की मिस्टेक हो जाती थी, और की मिस्टेक हो जाती थी तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश जो थे वो शॉट को दोबारा से लेते थे, पूरा का पूरा लंबा शॉट मारते थे, जबकि वो कहीं ना कहीं एडिट होने के बाद दूसरे का एक्टर का रिएक्शन भी जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब नहीं मानते थे इस बात के लिए, और वो कहते थे नहीं पूरा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि चाणक्य करने के बाद हमारी एक बहुत अच्छी तरीके से कलाकार के तौर पर हमारी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हुई उस दौरान। और डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ही बुद्धिमान इंसान,
बहुत इंटेलिजेंट और एक काफी अपनी चीजों को पहली बार उन्होंने कोई शो को बनाया और बड़े बखूबी बनाया और अच्छी तरह से बनाया, निभाया। और उस रोल को करने के बाद मैं एज ए कलाकार बोलना चाहूँगा कि मेरे अंदर बहुत मैच्योरिटी आई। और अभी भी जब लॉकडाउन चल रहा था और उस दौरान जब चाणक्य टेलीकास्ट हुआ था तो हमने उन सभी सीनों को मेमोराइज किया, याद किया कि चाणक्य में हम लोगों ने किस तरह से काम किया था और किस तरह से हम सभी कलाकार उसमें चाणक्य में निकले हुए सभी, इरफान खान हमारे साथ थे, प्रमोद माथुर जी हमारे साथ थे, मनोज जोशी जी हमारे साथ थे। सभी कलाकार जो थे उस वक्त नए थे, सारे के सारे लोग नए थे और सबने बड़ा ही अच्छा काम किया उसमें। और थोड़ा सा लोगों को भाषा समझने में तकलीफ हुई थी उसको, क्योंकि संस्कृताइज ज़्यादा था। अदरवाइज इट वॉज अ ब्यूटिफुल शो। बी आर चोपड़ा और रवि चोपड़ा जैसे महान और उस वक्त के बहुत चर्चित निर्देशकों के साथ काम करने के बाद डॉक्टर चंद्रकांत द्विवेदी के साथ काम करना कहाँ तक विश्वास दे रहा था, क्योंकि वो एकदम नए थे, उनका पहला शो था ये। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तरफ बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी थी और एक तरफ बिगनर था, लेकिन जो होमवर्क था डॉक्टर चंद्र प्रकाश का काफ़ी अच्छा था और उन्होंने होमवर्क बहुत अच्छा किया हुआ था। और मेरे ख्याल से वो मुझे ऐसा कह रहे थे, मुझे जब मैं मिला था उनसे तब उन्होंने कहा था कि मैं 3 साल से इसके ऊपर बराबर रिसर्च कर रहा हूँ। और वो रिसर्च वर्क जो था मुझे उनके काम में नज़र आता था और उन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया और बहुत अच्छा शो बनाया। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि कई बार शिष्य गुड़ बन जाता है और गुड़ गुड़ी रहता है, लेकिन शिष्य भी जो है गुड़ बन जाता है कभी कभी। और डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी के बारे में यही कहूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की इस शो के लिए, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत शो बनाया उन्होंने। सीरियल चाणक्य में जुड़ने से पहले आप चाणक्य के बारे में और अमात्य राक्षस के बारे में कितना कुछ जानते थे? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। चाणक्य के बारे में थोड़ा बहुत हमने, जैसा कि अपनी स्कूल की, कॉलेज की जो किताबों में जितना चाणक्य के बारे में लिखा रहता था, चाणक्य की प्रतिज्ञा याद रहती थी कि उसने शिखा थी, उसने खोल दी थी और जड़ में मट्ठा डालता था। तो वही सब चीज़ें हमें थोड़ी बहुत मालूम थी, जितनी कि किताबों में छोटा मोटा लिखा रहता था, लेकिन इतना डिटेल इतिहास हमें भी नहीं मालूम था। अमात्य राक्षस के बारे में हमें इतना डिटेल इतिहास हमें नहीं मालूम था कि वो धनानंद के प्रधान सेनापति थे और वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। इतने अच्छे थे कि चाणक्य चाहता था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को अगर राजा तभी बन सकता है जब अमात्य राक्षस उसके प्रधान सेनापति बनेंगे, तब वो राजा बन सकता है। अगर कुशल राजा बनना है तो उसके लिए अमात्य राक्षस का होना बहुत जरूरी है। ये जो जब हमने उस इतिहास को लंबे चौड़े दौर में पढ़ा और जब उसके बारे में जानकारी हासिल हुई हमें, जैसा कि हम डॉक्टर चंद्र प्रकाश के साथ अक्सर बैठ के जब बातें करते थे तो वो हमें काफ़ी डिटेलिंग में बताते थे, क्योंकि उन्होंने होमवर्क बहुत अच्छा किया हुआ था इसके ऊपर और काफ़ी सारी किताबों को उन्होंने कंसल्ट किया था इसके बारे में। और वो सारी किताबों को जब उसका निचोड़ निकाल के मुझे बताते थे, समझाते थे, तो मुझे काफ़ी कुछ उसके बारे में पता लगा कि चाणक्य का एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, बहुत सारी घटनाएं हैं जो चाणक्य के जीवन में घटित हुई हैं। और आज के युग को यदि हम चाणक्य के युग से मैच करें तो मुझे लगेगा कि आज का युग जो है चाणक्य का ही युग चल रहा है। इन दिनों भी वही करप्शन है, वही मिनिस्ट्रों में बेईमानियां हैं, वही 100 करोड़ की डिमांड है होम मिनिस्टर की कि भैया लोगों से वसूली करो, लोगों से पैसा लो, ये सब करो, अनकंस्ट्रक्शन जगहों पे कब्जा करो, ये सब करो। जो
जो चल रहा है आजकल, जो मौजूदा राजनीति में चल रहा है, वही चाणक्य के टाइम पे चला था। और उसमें उस चाणक्य में भी यही सब दिखाया था। मैं काफ़ी पॉलिटिशियन से मिला था उस वक्त। मैं शरद पवार जी को मिला था, मैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस को, मिनिस्टर्स को मिला था। तो उनका सबका यही कहना था कि भाई जो राजनीति में होता है वो सारा चाणक्य में दिखाया गया था। तो चाणक्य की कहानी और आज की राजनीति की कहानी काफ़ी मेल खाती हुई है। आपने कहा कि चाणक्य में जो कुछ था वो आज की राजनीति भी है, तो एक सवाल और अहम हो जाता है कि कोरोना के समय नई सरकार को चाणक्य दिखाने की जरूरत महसूस क्यों हुई? ऐसे क्या हालात थे? हमारी सरकार भी यही चाहती थी कि हम उन पहलुओं को दिखाएं, उन संस्कृति को दिखाएं जो भारत में बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। जैसे चाणक्य की डेफिनेटली हमने अपनी टेक्स्ट बुक में भी वही चाणक्य को पढ़ा है। तो चाणक्य के बारे में डिटेलिंग जो था वो लोगों ने नहीं पढ़ा है। लेकिन धारावाहिक देखने के बाद, क्योंकि जो हमारी पुस्तकों में है वही चाणक्य में दिखाया गया है। चाणक्य में अपने मन से कुछ नहीं दिखाया गया। जो जो हमारे लिटरेचर में लिखा है, जो लिटरेचर में कहा है चाणक्य के बारे में, वही सब दिखाया गया। तो मेरे ख्याल से हमारी सरकार भी यही चाहती थी कि भाई आज राजनीति में क्या हलचल हो रही है वो देखो तुम लोग, और हमें क्या करना चाहिए वो देखो, और क्या नहीं करना चाहिए वो भी देखो। और महामारी के टाइम पर ऐसा नहीं था कि चाणक्य के टाइम पे महामारी नहीं हुई थी, वो चाणक्य के टाइम पे भी महामारी हुई थी। और उस महामारी से हमें कैसे बचाव करना है, कैसे अपनी रक्षा करनी है, कैसे अपनी सुरक्षा करनी है, और क्या क्या सावधानियों को हमने ध्यान में रखना है, वो सारी चीजें चाणक्य में दिखाई गई थी। अमात्य राक्षस बहुत अहम किरदार था। चाणक्य ने सोचा कि जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने तब अमात्य राक्षस उनके साथ रहना ही चाहिए। आखिर ऐसी क्या खूबियां थी अमात्य राक्षस में? अमात्य राक्षस एक तो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो सारी जनता को, बल्कि यूं कहिए कि आज की राजनीति के नरेंद्र मोदी थे। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, सरकार चलाने की क्षमता उनमें थी, योग्यता उनमें थी, और कभी भी जैसे कहते हैं कि मिनिस्टरों के बीच में लेन देन, वसूली गैंग, वसूली मिनिस्टर राजनीति में सिर्फ पदार्पण इसलिए कर रहे हैं कि उनको पैसा कमाना है राजनीति में जाकर, ये सब जो था डर्टी पॉलिटिक्स, ये अमात्य में नहीं था। तो चाणक्य कहता है उससे, और धनानंद का वो था प्रधान सेनापति, और धनानंद एक अय्याश किस्म का राजा था जो भोग विलास में ज्यादा विश्वास करता था, और जनता के ऊपर उसका ध्यान नहीं रहता था, और उसके सारे मिनिस्टर करप्ट थे। जैसा कि आज की बहुत सारी पार्टियां हैं, उनमें सारे ही मिनिस्टर करीब करीब करप्ट हैं, लेकिन वो सत्ता में आसीन बैठे हुए हैं आज भी। सरकार उनको नहीं हटा पाती है, जनता नहीं उनको हटा पाती, कहीं ना कहीं से जनता को भी उनसे कुछ फायदा ही मिलता है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बट समाव आज की राजनीति से में अच्छे लोगों को किस तरह से लोग जो है कोशिश करते हैं कि उसको हटा दें, निकाल दें, भगा दें, ऐसा करते हैं। लेकिन अमात्य राक्षस जो था वो बहुत ऑनेस्ट था, बहुत अपने प्रजा के प्रति बहुत अलर्ट था। वो नहीं चाहता था कि मेरा राजा जो है गलत काम करे, और उस काम को रोकता था। धनानंद को यदि कोई रोकने वाला था, अगर उसके करप्शन को कोई रोकने वाला था, तो वो सिर्फ अमात्य राक्षस था, और वो उस शो में दिखाया भी गया है। और चाणक्य को अमात्य की ये चीज बहुत अच्छी लगती थी कि कोई भी आदमी अमात्य को खरीद नहीं सकता है, पैसे से खरीद नहीं सकता है, बेईमानी उसके सामने कर नहीं सकता है। अमात्य हर आदमी को पकड़ लेता था, इतना शार्प आदमी था वो अमात्य
कि कोई भी अगर गलत आदमी होता था फट से उसको पकड़ लेता था, गिरबान उसका कॉलर पकड़ लेता था वो वाला। तो उसको लगता था कि तुम राजा बन जाओगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, और जिसके लिए एक राजा का ही होना जरूरी नहीं है। राजा गलियारे में नहीं जाएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो गलियारे में भी जाएगा और वहां भी चेक करेगा कि क्या हो रहा है। तो वो खूबी अमात्य में थी, और इसीलिए चाणक्य चाहता था कि अमात्य जी जो है वो चंद्रगुप्त के प्रधान सेनापति बने, और उसी की कोशिश में उन्होंने चारों तरफ से अमात्य को घेरा था कि वो धनानंद के प्रति अपनी वफादारी खत्म करें और अपनी वफादारी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शुरू करें। अमात्य राक्षस के किरदार को निभाने के लिए आपको अपने बाल को हर दिन मुड़वाना पड़ा, पर मुझे एक चीज बताएं कि इसके अलावा और क्या क्या सीखना पड़ा था या क्या तैयारियां करनी पड़ी थी? एक तो सबसे ज्यादा था कि हम लोग जो वहां पे घोड़े चलाते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे, क्योंकि अमात्य हमेशा घोड़े पे आते थे बैठ के, और उन दिनों जो था अलेक्जेंडर नहीं आया था तब तक। तो अलेक्जेंडर जो था ये सैडल वेडल जो सब लेकर आया था, जो घोड़े को पकड़ के हम लोग सैडल के ऊपर बैठते हैं और घोड़े को लगाम वगैरह जो लगाते हैं, ये अलेक्जेंडर लाया था सारी चीजें, मॉडर्न टेक्निक जिसे कहते हैं। उससे पहले कुछ नहीं थे। उससे पहले तो घोड़े के सिर्फ बाल पकड़ के और उसी के ऊपर चढ़ जाओ, उसी से उतर जाओ, और ये काम में हम लोगों को निपुणता नहीं थी, हम लोग को बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन चूंकि रोल का सवाल था तो इसलिए हमने कह तो दिया था। मुझे याद है जब पहली बार हमने घोड़ा जो था, अच्छा, और घोड़ा जो था और बीच में उन्होंने खाई खोदी हुई थी हमारे राजमहल में घुसने के लिए, खाई खोदी थी, तो खाई को देख के घोड़ा डरता था और घोड़ा क्रॉस नहीं करता था। मुझे पहली बार तो, और घोड़ा दो पांव पे खड़ा हो जाता, और हम बहुत अच्छे राइडर थे नहीं उस वक्त। समहाउ हमने कोशिश किया उस पे से गुजारने के लिए। खाई को जो है घोड़ा क्रॉस नहीं करता है, बट समहाउ हमने कोशिश की। वो डिफिकल्टी बहुत ज्यादा थी, घोड़े को संभालना, घोड़े को पे बैठना और विदाउट सैडल बैठना। एक तो घोड़े की जो पीठ थी वो बहुत हड्डी जो थी वो हमें लगती थी बीच में बहुत ज्यादा, और तकलीफ होती थी हमें बहुत ज्यादा, और पूरे पूरे दिन हम बैठे रहते थे घोड़े को, पूरे दिन 13 घंटे बैठना भी वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। और जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी बैक की प्रॉब्लम भी हो गई थी, क्योंकि हम बहुत अच्छे राइडर नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जब मैं चाणक्य खत्म होने पर आया था तो मैं बहुत अच्छा राइडर तब तक बन चुका था और बहुत अच्छी राइडिंग करने लगा था। वो एक डिफिकल्टीज थी। और दूसरी बात, जो संस्कृताइज डायलॉग्स थे उनको मेमोराइज करना भी हम सीख गए थे डॉक्टर चंद्र प्रकाश के शूटिंग के दौरान। वो भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन एनएसडी के जो लड़के थे जो थिएटर से आए हुए थे उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता था, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। खैर समहाउ हमने उसको भी, हर्डल को भी हम क्रॉस करते चले गए। और बहुत रॉ उन्होंने जो उसका वेशभूषा थी हमारी, वो बहुत रॉ थी हमारी, बहुत जैसे जूट की चीजें थी तो हम जूट के ही पहनते थे, और जो उस दौरान जो चीजें अवेलेबल हुआ करती थी उस एरा में जो चीजें हमारे पास होती थी वो सारी चीजें हमने चाणक्य में पहनी थी। आज की तारीख में इस देश को अमात्य राक्षस की कितनी जरूरत है? अमात्य राक्षस है, आज भी है, नरेंद्र मोदी के रूप में आज भी अमात्य राक्षस है। और मुझे मालूम है कि जब एक अच्छा आदमी आता है तो बुराइयां चारों तरफ से शुरू हो जाती हैं। और चाणक्य ने कहा भी है, ये शब्द कहा है कि जब बुराइयों का बाजार बहुत बुरी तरह से बजने लगे तो समझ लेना कि एक अच्छा राजा जो है पदार्पण कर चुका है। क्योंकि जब एक अच्छा राजा आता है तो लोग जो है बोलने बहुत लगते हैं, उसकी क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, उसकी बुराइयां बहुत शुरू हो जाती हैं। और अगर बुराइयां होने लगी हैं तो ये समझ लेना कि एक अच्छा चक्रवर्ती राजा जो है
आपके देश में पदार्पण कर चुका है। क्या वजह है कि राजनीति में बुराई को खत्म करने और अच्छाई को लाने के लिए महाभारत में भी आपने किया, फिर चाणक्य में भी किया? ये मेरा सौभाग्य है, मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं यही दो शो के बारे में नहीं कहूँगा कि महाभारत और चाणक्य तो डेफिनेटली मैंने किए, लेकिन उसके बावजूद भी बुराई और अच्छाई की लड़ाई में मैंने तमस जैसा एक अच्छा इंडिपेंडेंस के लिए 1947 के जब देश आज़ाद हुआ था, उस बहुत बड़े स्केल के ऊपर हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने बनाया इस सीरियल को। तमस, गोविंद निलानी जी, नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर, और बहुत ही शिद्दत के साथ बनाया, बहुत खूबसूरत शो बनाया, बहुत अच्छा। 4 एपिसोड बनाए लेकिन बहुत अच्छे बनाए। उसके बाद चंद्रकांता बना, नीरजा गुलेरी ने बहुत बड़े स्केल के ऊपर बनाया। फिर महाराणा प्रताप बना, पृथ्वीराज चौहान बना, बहुत सारे सीरियल बने उसके बाद, और बहुत अच्छे स्केल के ऊपर बने। बहुत एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे रहे। मैं ये कहूँगा कि लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने बारे में जानने को लिए बहुत मिला। और डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ऐसे धारावाहिक अब नहीं बन सकते। फिल्मी संगम चैनल के साथ बातचीत करने के लिए सुरेंद्र पाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।